सभी दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा के भाग 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रास्ते में आने वाले पड़ाव और कठिनाइयाँ सभी के बारे में परिचित करवाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल हम लोग रात को आ गए थे गौरीकुंड और अभी हम लोग हैं दीपक लॉज, जहां हमारा कल स्टे था और बहुत अच्छा स्टे था। मतलब लगभग 2000 के अप्रोक्स यहाँ पर जो इसका रेंट था और बहुत अच्छा स्टे था। अच्छा मतलब कंबल वगैरह भी अच्छे खासे थे, बेड वगैरह भी ठीक ठाक था। और यहाँ से जो ऊपर की दूरी है वो लगभग कोई बताता है कि 16 किलोमीटर की है और कोई बताता है 22 किलोमीटर की। तो टोटल अभी हम चेक करेंगे कि असली में ये डिस्टेंस है कितना। तो हो गए हैं रेडी और रितु भी रेडी, मैं भी रेडी। और रेडी होने के बाद ये हमारा रूम था कल जो यहाँ पर हमने स्टे किया था, तो ठीक था, अच्छा था, वॉशरूम वगैरह भी अच्छा था, साफ़ था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। तो दोस्तों ये है हमारा दीपक लॉज होटल और इसके जस्ट नीचे है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में जो हॉट स्प्रिंग वाटर है वो आपको मिल जाएगा। 2 तरह के यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, एक ठंडे पानी का है और एक दूसरा है गर्म पानी का। लॉज है, इसके आसपास बहुत सारे लॉजेज हैं और ये मेन गौरीकुंड में ही पड़ता है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप प्री बुकिंग करके आएंगे तो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड रूम्स अवेलेबल हैं। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदाकिनी रिवर का वॉल्यूम जो है बहुत तेज़, बहुत लाउड आ रहा है, जैसे खुद मंदाकिनी रिवर बोल रही हो कि बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से आओ। दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए आप लोग गुप्तकाशी तक डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, जहां से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह जाती है। ये बस आपको ISBT कश्मीरी गेट से मिल जाती है और आप लोग यहां से ऋषिकेश की भी बस पकड़ सकते हैं, जहां से आप लोग लोकल टैक्सी या फिर बस लेके सोनप्रयाग या गुप्तकाशी पहुंच सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो है ट्रेन का। तो ट्रेन पकड़ के आप लोग ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और यहाँ से लोकल टैक्सी पकड़ के या फिर उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम की बस पकड़ के आप लोग सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी तक जा। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप लोग सीतापुर या फिर सोनप्रयाग की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सोनप्रयाग से पुल पार करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ से टैक्सी हमें 50 रुपये में मात्र छोड़ देती है गौरीकुंड पे। और 300-400 मीटर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गौरीकुंड यात्रा के उद्गम स्थल पर। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं गौरीकुंड पे। गौरीकुंड से अभी यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट नीचे है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी से आप थोड़ा सा ऊपर को इधर आएंगे, जो नीचे रास्ता जा रहा है, नीचे रास्ता दिख रहा है, ये गौरीकुंड के लिए जा रहा है एक रास्ता पीछे से ही, और ये जा रहा है अपना केदारनाथ के लिए। ऊपर से भी केदारनाथ का रास्ता है और वहाँ से ही गौरीकुंड का भी रास्ता जा रहा है, तो आप ऊपर से भी जा सकते हैं। गौरीकुंड मंदिर पहुँचने के बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना करी और गौरीकुंड में नहान करने के पश्चात हम लोग बढ़ गए यात्रा में आगे की ओर। तो अभी देखिए मेरे पीछे देखिए, अभी भीड़ आ गई है, लगभग 8 बज रहे हैं और सुबह के। और अभी हम लोगों ने अपनी यात्रा जैसे स्टार्ट करी है। थोड़ा सा खाना वाना पहले कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे। और अब समय हो गया है ये टेस्टी से पराठे खाने का, जो दिनेश अंकल ने हमारे लिए बनाए हैं। और अभी हम गौरीकुंड से निकल गए हैं। जो हमारा अगला स्टॉप है वो है 2 किलोमीटर दूर चिरवासा पे, और उसके आगे 2 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं जंगल चट्टी। यानी जो यहाँ से जंगल चट्टी का रास्ता है वो लगभग 4 किलोमीटर का है। तो जंगल चट्टी के रास्ते तक पहुँचने में हम सोच रहे हैं कि स्टॉप ना लें, बाकी थकान के ऊपर है। तो हम दिख गया है पहला झरना। एक जो नेचुरल वाटरफॉल यहाँ पर बहुत मिलते हैं इस एरिया में। तो अभी हमें घोड़े पड़ाव के पास, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े खड़े हैं, पीछे भी घोड़ों की वो है, वहाँ से आप घोड़े बुक कर सकते हैं। साथ में जो बास्केट है जिसमें आप सामान लेके जा सकते हैं, और यहाँ पर सामान जैसे बैग वगैरह हो गया, बच्चे वगैरह हो गया, वो भी लगा ले जा सकते हैं। साथ में साथ आप लोग यहाँ पर खुद भी बैठ के उस पर जा सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। घोड़े और खच्चरों का जो निर्धारित किराया है गवर्नमेंट द्वारा वो कुछ इस प्रकार है। तो ये जा रही है यात्रा अपनी आगे की ओर, और देखिए कितनी भीड़ है। ऋतु भी आगे निकल गई वो उधर है वाइट में। और ये है मंदाकिनी नदी, कितनी अच्छी साउंड इसकी आ रही है, बहुत ही प्यारा यहाँ पर व्यू है।
अभी जब हम ऊपर को ट्रैक कर रहे थे तो अभी हमें यहाँ पर दिखाया वॉशरूम, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सुलभ शौचालय भी यहाँ पर बना हुआ है। तो वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह की अगर प्रबंध इतना अच्छा रहता है ना, तो थोड़ा सा यात्रा को इसको सुगम बना देता है, यात्रा थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इस बार हमें यात्रा में घोड़ों के लिए भी उचित प्रबंध देखने को मिले, जैसे उनके पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए प्रॉपर स्टैंड बने। इस प्राकृतिक झरने को देखकर मुझसे पंच स्नान करे बिना नहीं रहा गया। बहुत ही ठंडा पानी यहाँ पर हो रहा है और बहुत प्योर। इस पानी को आप पी सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर भी है और बहुत ज़्यादा शुद्ध से कहते हैं। पहाड़ों के जड़ों से निकला हुआ पानी है और इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सामने चीरवासा है, पहला स्टॉप जिसे हम कहते हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहीं से हमें दिख जाती है बर्फ़ी। देखिए, और इन सुंदर वादियों में मिलते हैं हमें अनिल थापा जी, जिनसे गुफ्तगू किए बिना हमसे नहीं रहा गया। रुपये लगते हैं चार्ज लगभग, लगेगा ऐसे ही 2000, 3000, 4000 ऊपर से नीचे सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से। अच्छा सीजन ज़्यादा हो गया तो लगेगा 5-7 हज़ार। अच्छा डाउन में डाउन रेट है। अच्छा, तो ये चाहे सामान हो चाहे आदमी, सामान का कम होता है। अच्छा सामान का कितना होता है? सामान का ये आगे 1500-2000 में। अच्छा कोई देने वाला होता है, कोई ऐसे ही। हाँ, काम होता रहे बस। ठीक है, ये भैया हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल थापा है सर। अनिल थापा हैं, नेपाल से हैं। नेपाल से। हाँ, नेपाल से हैं भैया हमारे पड़ोसी और बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इतना आसान नहीं होता है सामान लेके जाना, और वो भी इतने टफ पहाड़ों में। जैसे हम लोग पैदल भी नहीं चल पाते, वहाँ ये लोग अपने पीछे सामान और इंसानों को लाद के ले जाते हैं। और हेड्स ऑफ एन भैया के लिए। चीरवासा पॉइंट अपने पीछे, और ये है लेमन जूस। तो ये नींबू पानी ज़रूरी है, थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड होती रहती है बॉडी, तो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए हम लोग नींबू पानी का सहारा लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मल भी पी रहे हैं तो वो भी टेस्टी लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि प्यास इतनी ज़्यादा लग जाती है, फिर तो कुछ चाहिए शरीर को बस खाने पीने के लिए। तो रास्ते में खाते पीते रहिए, थोड़ा सा खाना पीना ज़रूरी है, क्योंकि खाएंगे पीएंगे नहीं तो एनर्जी आएगी नहीं। बहुत लंबा ट्रैक है, खाते पीते रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग एनर्जी फील करेंगे अपनी बॉडी में। और बेबी स्टेप्स के साथ चलते रहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा धीरे चलेंगे तो भी दिक्कत है। बेबी स्टेप्स आप लेते हुए चलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप पहुँच जाएंगे। अभी 2 किलोमीटर हो चुके हैं और हम लोग एक भी बार नहीं रुके, बस ये नींबू पानी के लिए। तो अभी मुझे ये बोर्ड दिखा है, तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग। सीधी सी बात है कि अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और आप कैपेबल हैं तो एटलीस्ट अपने 2 पाँवों पे आना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जो किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा लॉजिकल है कि हाँ ठीक है, उनको तीर्थ भी अपना पूरा करना है और ज़रूरी भी है। पर कोशिश करिए कि जितनी भी ऐसी यात्राएं हैं, चाहे वो यहाँ की हो, केदारनाथ की हो, बद्रीनाथ की हो, चाहे मणि महेश की, कहीं की भी यात्रा हो, उसको हम लोग पैदल ही करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उससे आप ये समझ सकते हैं, एक आप अपनी बॉडी के प्रति ना इंसाफ कर रहे हैं आप उसे जज कर पा रहे हैं कि आपकी बॉडी कितनी कैपेबल है। तो प्लीज़ अगर हो सके यही रिक्वेस्ट है कि पैदल यात्रा करें। तो यहाँ पर ना मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यह है चिकित्सालय चीरवासा का, यह है भैरव मंदिर चीरवासा का, और यहाँ पर जरा मत्था टेकते हैं। वाटरफॉल इतना सुकून दे रहा है सिर्फ देखने से ही यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अभी तक हमने 3 किलोमीटर की यात्रा कर ली है और 1 किलोमीटर शेष रह गया है जंगल चट्टी, और टोटल 13 किलोमीटर शेष रह गया है केदारनाथ मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा है। लाइक अगर हम वहाँ पे देखें उस जंगल की तरफ से, वहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के पेड़ हैं, उनको कहते हैं एल्पाइन ट्रीज, जो कि बर्फीले इलाकों में ही होते हैं। ये वाला, इनकी जो कैनोपी होती है वो बहुत गोली सी होती है, ताकि इनके ऊपर बर्फ ना रहे और बर्फ सारी नीचे गिर जाए। चिलचिलाती धूप में ना ये शेड यार बहुत मजा बात दी इन्होंने। इट्स लाइक अ लाइफ, हमें दोबारा से पुनर्जन्म मिल गया हो। एक और बायोलॉजी वाइट कलर का पैच देख रहे हैं,
इसको बोलते हैं लाइकेन। इसको एल्गियल फंगल के एसोसिएशन से ही बनता है और ये उन्हीं जगहों पे मिलता है जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम कम होती है। लाइकेन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हमने जस्ट पीछे जंगल चट्टी क्रॉस किया है। ये जो पीछे स्टॉप था ये था जंगल चट्टी का, और जंगल चट्टी के बाद अब हम लोगों का जो अगला स्टॉप है वो 2 किलोमीटर बाद का है, भीमबली, जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाएंगे। तब तक दिखाते हैं ये प्यारा सा वाटरफॉल। हम लोग पहुँच गए हैं भीमबली पे और टोटल अभी तक हमने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और पीछे देखो कितना सुंदर व्यू है। ये तो यार हवा कैसे चल रही है? तो इट्स लाइक जन्नत की हवा। जन्नत की हवा। इसने जन्नत की हवा खाई नहीं है बट सुना है, तो उसके बारे में सुना नहीं है। बता रही है। आज मैं फील कर पा रही हूँ कि जब आपको Literally बहुत यार। गर्मी लगे और ऐसी ठंडी ठंडी प्यारी सी अभी हवा अभी ना चले ना, मौसम इतना प्यारा हो गया। देखो ये बादल चलने लगे पीछे, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत और सुंदर। हमारे भीमबली देखो तो मेरा बैग भी टांग लिया इन्होंने। और चलेंगे, बाबा ने बुलाया तो बाबा के पास तो जाना ही है। भीमबली का जो प्रीपेड फोनी काउंटर है, यहाँ से भी आप लोग घोड़े कर सकते हैं, नीचे गौरीकुंड से भी कर सकते थे। भीमबली से हमें विभिन्न स्थानों की दूरी देखने को मिल जाती है। जय बाबा केदार। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली पे, और भीमबली से भी 2 रास्ते हमारे जा रहे हैं बाबा के धाम की ओर। पहला रास्ता है ये वाला जो कि सीमेंटेड रोड है, लेकिन ये बनाया गया है मोस्टली घोड़ों के लिए। तो यहाँ पर से मोस्टली घोड़े वगैरह ज़्यादा जाते हैं, और जो हम लोगों के लिए बनाया गया है पैदल चलने के लिए वो बनाया गया है ये वाला रास्ता। इससे आप लोग आसानी से पैदल जा सकते हैं, और ये वाला रूट आप प्रेफर करेंगे तो आपको घोड़े वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको चलने में बहुत आसानी होगी और आपके धक्के वगैरह जो लगते हैं रास्ते में वो नहीं भीमबली पे हमें मिलते हैं मनोरंजन से भरपूर ये दुकानदार। सर हेलो सर, आप सभी लोगों का स्वागत है नए ब्लॉग में। तो ये है नींबू केला है। ये है नींबू, हमने देते नहीं है, और ये भाई को लूट लिया हमने अच्छी तरह से। भाई कैसा लगा लूट के? भाई बहुत ज्यादा, भाई और लेना पड़ेगा, मैं इतना महंगा केला था। कर्जे में डालना भाई। अगले जन्म में भाई ये एस्ट्रोलॉजर भी अगले जन्म में केला बनने वाले हैं भाई भाई। बजट बिगड़ चुका, अब लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं भाई। 60 हो रहे हैं ना, तो 150 दे दो भाई। ओके भाई, कोई नहीं, आप भी लूटो। रामबाड़ा पहुंचकर हमें मिलते हैं सुंदर से दृश्य, जिनके पीछे की स्टोरी बहुत दर्दनाक है। माना जाता है ये वह स्थान है जो आपदा की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुकानें और स्टे बने हुए थे जो कि आपदा आने से बह गए। तो अभी हम लोग जो रामबाड़ा है वहाँ से चल के आ गए हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे। पीछे वो पुल था जिसमें मंदाकिनी नदी मैंने आपको दिखाई थी बहती हुई, बहुत सुंदर व्यू। और अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो है छोटी लिंचोली। तो केदारनाथ 7 किलोमीटर रह गया, बेस कैंप 5.5 और छानी कैंप 3 किलोमीटर। तो अच्छा होगा अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो, क्योंकि फ़िटनेस चाहिए यार बहुत। बाकी मज़ा पूरा आ रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोली, और छोटी लिंचोली से जो लिंचोली का डिस्टेंस है लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, और उसको कवर करने में भी अभी हमें लगभग 1 घंटा लगेगा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ से भी 2 रास्ते जा रहे हैं, एक शॉर्ट है थोड़ा सा और एक है लॉन्ग वाला। शॉर्ट वाले में लेकिन रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ज़्यादा है। बाबा केदारनाथ की यात्रा में इन दुर्गम रास्तों और सुंदर से दृश्यों के साथ हम लोगों ने अपनी यात्रा को आगे की ओर अग्रसर किया। लिंचोली हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर करीब बचा है, और ये हमने पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। देख रहे हैं यहाँ उसको नहीं, उससे भी पीछे से हम आ रहे हैं भाई साहब। मज़ा आ गया, मतलब ट्रैक मैंने बहुत सारे करे हैं, और ये जो है मतलब आपको हिम्मत बांधनी है और टफ है, लेकिन आप जब चलना शुरू करोगे ना तो आपके लिए खुद ईजी होने लग जाता है ट्रैक। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी प्यारी गृहिणी देखिए क्या कर रही हैं इस टाइम पे, बताइए। I'm making energy.
क्या है क्या ये? ये ग्लूकॉन डी। देखिए पारिवारिक जीवन का सुख भी है दुख के साथ। ग्लूकॉन डी बन रहा है। बोतल का रेट 70 रुपये हो गया। अभी ऊपर तो है 80-90 पता नहीं क्या पहुंच जाए। तो कोशिश करिए या तो पानी नीचे ही ले लीजिए, और अगर ऊपर लेते हैं तो जो झरने से आ रहा है उसको ही लीजिए, वो भी साफ़ पानी है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। ड्रिंक को पीने से हमें क्या मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स और मिनरल्स और सब एनर्जी मिलेगी इससे कि आपको चढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। और जो आपने पहाड़ी लुक रखा है इसका क्या राज है? मैं पहाड़ी होता मैं पहाड़ी ही लुक रखूँगी। अच्छा, बस यही पीछे रीज़न है। और हम पहुंच गए हैं एक बड़ी सी चट्टान के पास, जहाँ बहुत सुंदर वर्ड लिखे हैं, बहुत अट्रैक्टिव वर्ड लिखे हैं। जहाँ शिव है वहीं स्वर्ग है, लिटरली यहाँ स्वर्ग है। ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू यहाँ पर है। केदारनाथ यात्रा में आते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे अच्छे जूते, छाता, रेनकोट और कुछ गर्म कपड़े। ये सभी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। रामबाड़ा से लेके यहाँ तक का रास्ता नया बनाया जा रहा है। ये रास्ता त्रासदी के बाद बनाया गया है, जिस पे बार बार रिनोवेशन का काम किया जाता है। कहा जाता है आपदा के टाइम पे पुराना रास्ता टूट गया था। अभी जो मेरे पीछे है वो है बड़ी लिंचोली। बड़ी लिंचोली जो है वो लगभग 2.5 किलोमीटर थी छोटी लिंचोली से, और फाइनली हम पहुंच गए मार्केट एरिया के। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको खच्चर मिल जाएंगे यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं खाने पीने की, जहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और यहाँ से फिर आगे का रास्ता है छानी कैंप तक, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है छानी कैंप। जितना ही हम बाबा केदार की ओर बढ़ रहे थे, उतना ही मौसम और भी ज़्यादा सुंदर होता चला जा रहा था। अब ठंड पहले से कुछ ज़्यादा थी और मौसम ने एक नई करवट ले ली थी। बहुत मौसम देख लिए, गर्मी देख ली, ठंड देख ली, बादल भी देख लिए। अब रह गई देखनी बारिश। तो बारिश हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। क्यों रितु? जय हो बाबा केदारनाथ। और वहाँ बैठे हैं अपने बाबा जी। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा बादलों की वजह से हल्का कम दिख रहा है, बट जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं यहाँ के। जितने पास आते जा रहे हैं ना, उतनी उत्सुकता हमारी बढ़ते जा रही है, चरम पे है इस टाइम पे। बस मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का रह गया है। छानी कैंप हम पहुँचने वाले हैं, 200 मीटर छानी कैंप पे, और उसके बाद जाएंगे बाबा जी के दरबार। तो मौसम देखिए, हम प्रेडिक्ट कर ही रहे थे काश बारिश हो जाए, हम प्रे कर रहे थे भगवान से, और फाइनली बारिश की कुछ बूंदें हमें देखने को मिली। रामबाड़ा से आगे का रास्ता लगभग हमेशा बारिश भरा होता है, और इसीलिए यहाँ के रास्ते हमेशा ख़राब मिलते हैं। और जो दृश्य मेरी आंखों के सामने थे, उनको बयां करना शब्दों से काफ़ी मुश्किल था। तो मैं आप लोगों को ये नज़ारे ही दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, जय केदारनाथ बाबा जी। और अब हम बस बाबा के धाम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। अगला जो अपना बेस कैंप है वो होने वाला है रुद्रा पॉइंट। अभी हम निकले हैं छानी बेस कैंप से, जो कि छानी से रुद्रा की लगभग 2 किलोमीटर की आसपास दूरी है। तो अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन व्यू देखिए आप, कितने सुंदर व्यू यहाँ पर। जितने आगे हम जा रहे हैं ना, तो उतने सुंदर व्यू यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, इतने जो ये गधेरा बना रखा है, पानी के जो संचय ऊपर से आते हैं पहाड़ों से कट के, उन्हें गधेरा कहा जाता है उत्तराखंड में। तो इसे भैरव गधेरा कहा जाता है ये जो एरिया है अभी। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें रुद्रा पॉइंट मिलने वाला है। तो रुद्रा पॉइंट की ओर भी जाएंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं रुद्रा पॉइंट पे। अभी हम पहुंच गए रुद्रा पॉइंट, जो कि हमारे लिए बन गया है मैगी पॉइंट। और पहाड़ों में आए तो मैगी खाएं, और ऐसा ना हो इसलिए मैगी खाएं। ये आ गया है घोड़ों का स्टैंड, जहाँ पर घोड़े रुकते हैं सारे। पीछे आप देख सकते हो सारा घोड़ा स्टैंड है, और इस तरफ है दुकानें। बहुत सुंदर यहाँ पर व्यू है, देखिए। तो ये भी हमारा एक स्टॉप था। यहाँ से ऊपर है हमारे भोले बाबा का दरबार, जहाँ अब हम जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है। इतने प्यारे व्यू है, और मैं चाहता हूँ कि इस व्यू के साथ और मेरे इस कोशिश के साथ आप लोग भी केदारनाथ की यात्रा करें, और जल्द से जल्द बाबा के दरबार आए, ताकि यहाँ पर आके आप भी इसको फील कर सकें। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बेस कैंप पे आप लोगों को कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध मिलती है।
और इसी के पास GMBM के भी टेंट बने हुए हैं। आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बहुत अच्छा है, मतलब मौसम है यहाँ पर, और बड़ी थोड़ी कठिनाई भी हुई, इतनी होनी भी चाहिए यात्रा में, तभी यात्रा सफल होती है। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग अपनी यात्रा में केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कैलाश पहुंचे, परंतु भगवान उनके कर्मों से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ से चले गए। पांडव भी उनके दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचता हुआ देख भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को न पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही भैंसे का रूप बनाया था। शक्ति देखकर ही भगवान शिव ने पांडवों को पाप विमुक्त कर दिया। धार्मिक मान्यता है कि जो पीठ भीम जी ने पकड़ी थी उसे ही केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज और सुबह का समय है। कल रात को हम बहुत लेट पहुँचे थे, तो आपको केदारनाथ के दर्शन करवा रहे हैं। अभी हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे दर्शन हुए। बाबा ने बहुत अच्छा प्यार दिया। एक तो केदारनाथ बाबा की त्रिकोण में यहाँ पर शिवलिंग है। आप शिवलिंग की शेप आपने मोस्टली देखी होगी, वो गोल सी होती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग है वो त्रिकोण में आपको दिखेगी, जैसे एक पर्वत की चट्टान जैसी होती है, उस प्रकार की यहाँ पर शिवलिंग मिलेगी आपको। और साथ साथ में यहाँ पर बाबा के मंदिर परिसर में कुंती माता की, युधिष्ठिर जी की, भीम जी की और नकुल, सहदेव और द्रौपदी माता की भी तस्वीरें और या फिर कह सकते हैं मूर्तियाँ यहाँ पर चिन्हित की गई है। अभी एक नई चीज़ जो हमने देखी है वो ये है, जो दीवारें थी नॉर्मल थी, अब उन्हें सोने की दीवारों में कन्वर्ट कर दिया गया है। और क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम आपको अंदर दिखा नहीं सकते, पर आप लोग यहाँ ज़रूर आइए क्योंकि बहुत प्यारे दर्शन होते हैं और हम भी बहुत प्यारे दर्शन करें। बोले कि कहाँ इधर बगल से कोई एंट्री करवा रहे हैं, आसपास चारों तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आप आएंगे, आप भक्ति में लीन हो जाएंगे यहाँ पर आके। तो ये है हमारी भीमशिला, जिसके दर्शन अभी हमने करे हैं। तो भीमशिला के पीछे की स्टोरी ये है कि कहते हैं कि जब यहाँ पर केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो उस टाइम पे ये शिला जो है वो पीछे जो पर्वत जहाँ से बादल फटने के बाद जो त्रासदी आई थी, जो नदी बह के आई थी वहाँ से, जो ग्लेशियर वहाँ से बह के आया था, उसमें ये पत्थर आया है और उस पत्थर आके ये इस जगह पे रुक जाता है, जो कि मंदिर के जस्ट पीछे है। और जिसके बाद जो नदी का प्रवाह था वो दोनों तरफ इस मंदिर के कटने लगा इस शिला की वजह से। आधा पानी उस तरफ हुआ, आधा पानी इस तरफ हुआ, और जो मध्य में मंदिर की ओर है वो हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित रहा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, और ये मंदिर इससे थोड़ा सा अफेक्टेड नहीं हुआ। और जिसका प्रतीक है ये मंदिर खुद, जो अपनी गवाही देता है कि हाँ देवी देवता कहीं ना कहीं हैं। तो ये भीमशिला की स्टोरी हमने आपको बता दी है, और ये भीमशिला की जो एग्जैक्ट पोजीशन आप देख सकते हैं जस्ट मंदिर के बैक में, तो जिसकी वजह से नदी इस मंदिर को अफेक्ट नहीं कर पाई, और उसकी वजह से आज हम यहाँ केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और इतने सुंदर दर्शन हमारे हुए हैं। और जस्ट इसके पीछे देखिए व्यू कितने सुंदर है, हमारे पीछे देखिए कितने सुंदर व्यू है, कितनी सुंदर जगह है, इसीलिए भोले बाबा यहाँ बसे हुए हैं। केदारनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। इसके पट मई स्टार्टिंग में खुल जाते हैं और दिवाली के 1 या फिर 2 दिन बाद ये पट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ यात्रा करने के लिए बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। मई और जून के महीने में यात्रा का शुरुआती दौर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। जुलाई और अगस्त के महीने में मॉनसून की वजह से यात्रा में बहुत भारी कमी आती है, क्योंकि उस समय लैंडस्लाइड के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। के पट सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे तक खुले रहते हैं। शाम में 6 बजे से लेके 10 बजे तक इनके खुलने का समय है। और अगर आपने शाम की आरती मिस नहीं करनी है तो आप लोगों को 6:30 बजे, जो कि आरती का समय है, उससे पहले पहुंचना होगा। इस स्थान पर सभी मोबाइलों के नेटवर्क आसानी से मिल जाते हैं, तो आप कोई भी सिम लेके यहाँ जा सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही आपको विभिन्न प्रकार की खूबसूरत दुकानें मिल जाएंगी, जिनमें से प्रसाद
जल इत्यादि ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष, लॉकेट इत्यादि मालाएं भी मिल जाती हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों के लिए भी ले जा सकते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ इस यात्रा में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो सचमुच बहुत मज़ा आया बाबा केदार के वहाँ आके। और इस वर्चुअल यात्रा से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी केदार आने के लिए प्रेरित हो और यहाँ पर आके आप भी अपनी केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण करें, सफल करें और बाबा जी के आशीर्वाद के पात्र बने। जय हो बाबा केदार। तो ये है वो लाइन जिसमें हम सुबह लगे थे, और अब ये लाइन जो है वो बिल्कुल बढ़ती चली गई, पता नहीं कहाँ तक है, बहुत दूर तक की लाइन मुझे लग रही है मंदिर। तो ये पूरा लाइन है, यहाँ से आगे से बैरिकेडिंग दी हुई है या कह सकते हैं रेलिंग लगाई हुई है, ताकि जो क्यू है वो मेंटेन रहे और सारे एक लाइन में रहे। और ये देखिए ये पूरी लाइन ऐसे जा रही है और बाबा केदार के धाम के अंदर। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन हुए हमारे, बहुत ही खूबसूरत जिसे कह सकते हैं, बहुत मज़ा आया। केदारनाथ मंदिर में स्पेशल पूजा दर्शन भी कराए जाते हैं, जिसका गेट ये सामने दिख रहा है। और इस बुकिंग के लिए आपको एक दिन पहले सामने दिखने वाले बुकिंग काउंटर पे से टिकटें बुक करवानी होंगी। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद समय आ चला था भैरवनाथ जी के दर्शन करने का। हर हर महादेव। अब जा रहे हैं हम भैरव मंदिर की ओर, और पिताजी ने अपना गर्म पानी भर लिया है फाइनली, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। क्योंकि देखिए ये रास्ता जो पीछे से जा रहा है ये भैरव मंदिर की ओर जा रहा है। ऊपर हमारे भैरव देवता बैठे हुए हैं, वहाँ विराजमान है, तो उनके भी दर्शन करने बनते हैं, क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से भैरव मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ देखिए। केदारनाथ धाम में भैरव मंदिर अपनी एक अलग मान्यता रखता है। कहा जाता है कि शीतकालीन सत्र में जब बाबा के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ देवतागण ही पूजा करते हैं, और इस पूरे क्षेत्र की रक्षा यहाँ के क्षेत्रपाल भैरव देवता जी करते हैं। और 6 महीने जब भक्तों के लिए ये दर्शन खोले जाते हैं तो बाबा को मंत्रोच्चारण के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कह दिया जाता है। तो दोस्तों एक मिथ में क्लियर कर दूं कि ये यात्रा 16 किलोमीटर की नहीं है, ये यात्रा 20 से 22 किलोमीटर की है। ये हमेशा याद रखिए। केदारनाथ की यात्रा 3 से 4 दिन में आसानी से की जा सकती है, और अगर मैं कहूँ तो 3 दिन सफिशिएंट है। पर अगर आप लोग 4 दिन लेके चलेंगे तो अपनी यात्रा को कुछ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आपको 3 दिन के हिसाब से पूरा ट्रिप बता रहा हूँ। पहले दिन हम दिल्ली से सोनप्रयाग, या फिर कह सकते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश से अगर आ रहे हैं तो सोनप्रयाग पहुँचेंगे। सोनप्रयाग में भी आप लोग स्टे ले सकते हैं, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि सोनप्रयाग में स्टे ना लेके आप गौरीकुंड रखें। तो दूसरे दिन हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के गौरीकुंड में स्नान करना है, और गौरीकुंड में स्नान करके बाबा केदारनाथ की अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देना है, ताकि हम 6:30 बजे तक शाम को अपने केदारनाथ धाम पहुंच जाए और 6:30 बजे की जो आरती है हम उसको अटेंड कर पाएँ। तीसरे दिन हमें मॉर्निंग में 4 बजे उठ के लाइन पे लग के बाबा के दर्शन करने हैं, और बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भैरवनाथ जी तो भैरवनाथ जी हैं, उनके दर्शन के बिना यात्रा पूरी मानी नहीं जाती। तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग सीधा नीचे चले आइए। अगर आप 12-1 बजे तक नीचे पहुंच जाते हैं तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। उसके बाद आप इजीली अपना हरिद्वार के लिए जा सकते हैं, और मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप लोग वापस हरिद्वार तक पहुंचे, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। तो आप हरिद्वार जाएं। तो बात कर लेते हैं, अगर हम इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करते हैं तो हेलीकॉप्टर से भी हमें 2 से 3 दिन आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि हम पहले दिन पहुँचते हैं हरिद्वार से फाटा, और फाटा में करते हैं स्टे, और दूसरे दिन हम लोग निकल जाते हैं फाटा से हेलीकॉप्टर पकड़ के केदारनाथ की ओर, और केदारनाथ में हम लोग दर्शन करते हैं, और केदारनाथ में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आते हैं फाटा,
जहाँ हम फिर स्टे करते हैं और फिर अगले दिन निकलते हैं हरिद्वार के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा ही करते हैं, तो उसमें भी हमें 2 से 3 दिन आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पूरी ट्रिप का कॉस्ट जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, या कह सकते हैं हम जो इस यात्रा का जो पूरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो बेसिकली हम आपको 4 तरीक़ों से खर्चे का बताएंगे आज, कि आप लोग जिससे प्रेफर करेंगे आप लोग उससे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बस की, या कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो बस से अगर आप लोग जाते हैं तो आप बस का किराया लगभग 1000 रुपये पर पर्सन मान लीजिए। उसके अलावा आप मील मान लीजिए 1500 रुपये आपकी पूरी लगेगी इस यात्रा में। और उसके अलावा आप लोगों को होटल का लग जाएगा आपका 2 से 2500 रुपये मान के चलिए। तो इस टोटल कॉस्ट के साथ आपका टोटल किराया जो बस का बैठता है वो बैठता है 6000 रुपये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बाइक या स्कूटी से इस यात्रा को करते हैं तो क्या किराया आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बाइक या स्कूटी को रेंट पे लेते हैं, जो कि 1200 रुपये या 1000 रुपये से 1200 रुपये कॉस्ट होने वाली है बाइक या स्कूटी की, और वो 3 दिन तक हमारे पास रहेगी, तो उसके हो गए हमारे पास 3600 रुपये। तो 3600 रुपये हमारा यानी 3600 रुपीज़ रेंट जो है बाइक या स्कूटी का ही हो जाता है। तो बात कर लेते हैं फ्यूल की। फ्यूल आपका 1200 का लगने वाला है। मील के आपके लगभग 2000 रुपये लग जाते हैं इस पूरी यात्रा में। तो होटल के किराए की बात कर ले तो होटल का किराया भी लगभग 2 से 2500 रुपये आपका आ जाता है। तो टोटल जो रेंट आपका बैठता है पर पर्सन वो बैठता है 9300 रुपीज़। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं तीसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि हमारा हेलीकॉप्टर रहने वाला है। तो अगर हम हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करते हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करते हैं तो होटल का आप मान लीजिए मोटा मोटा 4000 रुपये किराया, क्योंकि आप 2 दिन होटल में रुकेंगे। उसके अलावा आप 7740 रुपीज़ मान लीजिए रेंट का आना और जाना। हरिद्वार से फाटा और फाटा से हरिद्वार मान लीजिए आपके 2000 रुपये लगेंगे, और मील के भी आपके लगभग 2000 रुपये लगेंगे। तो जो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो 15740 रुपये हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब कार से। ये वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसे मैं खुद प्रेफर कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 4 लोग इस कार से अगर जाते हैं तो क्या खर्चा होने वाला है। तो ये खर्चा हमारा 4 लोगों के हिसाब से होने वाला है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की एवरेज कितनी है। तो होटल की कॉस्ट जो हमें है वो 1500 पर पर्सन पड़ेगी। मील की जो इसमें कॉस्ट होने वाली है वो भी 1500 पर पर्सन होने वाली है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हमारी लगभग 4000 होने वाली है। तो इस टोटल को हम सबको मिलाते हैं तो ये 7000 रुपये टोटल हमारा इस ट्रिप का बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस पूरी यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी अगर रह जाती है, आप कुछ सवाल हैं आपके, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और शेयर से भर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। ज़िंदगी में आए तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा केदारनाथ।